यूक्रेन पर रूस के इस हमले का, या कहें रूस यूक्रेन वॉर को लेकर एक बहुत बड़ी कवरेज लेकर आ रहा है। मेरे साथ प्रीति रघुनंदन भी है और हम सुबह से बात कर रहे हैं कि क्या एक साल पूरा होने के बाद ये वॉर उस जगह पहुंची जहां इसको पहुंचना था। प्रीति, शाम ढलने को है, यानी कि सूरज अस्त होने को है, और उस सूरज के अस्त होने के साथ ही क्या वो दिन जब शुरू होगा जब इस युद्ध को एक साल पूरा होगा, क्या वाकई में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या वो बदलाव सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा? इस पर टीवी 9 भारतवर्ष सुबह से ही चर्चा कर रहा है और उस चर्चा में एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक बड़ा पैनल लेकर। हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है जिस पर हम आपको पल पल अपडेट देंगे उन इलाकों से, उन देशों से जो आज वॉर के लिए एपिसेंटर बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त वॉर जोन से आती हुई। पुतिन ने कल जो बहुत बड़ा ऐलान किया, उसके बाद क्या अब ये माने कि एटमी हमला होने वाला है? प्रीति, क्योंकि एटमी वॉर की बहुत बड़ी आशंका जताई गई। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है क्रेमेनिया से। क्रेमेनिया पर कब्जे के लिए विध्वंसक जंग जारी है। क्रेमेनिया कहां है? क्रेमेनिया बाखमुत के करीब है। क्रीमिया से आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो वॉर ब्रेकिंग आती हुई क्रेमेनिया पर कब्जे के लिए विध्वंसक जंग जारी है। उसकी तस्वीरें देखिए क्रेमेनिया से, जो सबसे नया वीडियो आया है। क्रेमेनिया के जंगलों में यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का हमला, यूक्रेन की इन्फेंट्री, फाइटिंग व्हीकल और टैंकों पर भीषण प्रहार किया गया है। कई घंटों की फायरिंग में यूक्रेनी सैन्य ठिकाना कुछ इस तरह से तहस नहस हो गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए उस हमले की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस का दावा है कि इस हमले में दर्जनों यूक्रेनी जवान मारे गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है क्रीमिया से, जहां पर एक और वीडियो जारी किया गया है। इस विध्वंसक वीडियो के साथ रूस किस तरह से धीरे धीरे अपनी सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए और प्रदर्शन के लिहाज से इन तस्वीरों और वीडियोस को बहुत अहम माना जा रहा है। जो क्रीमिया से एक और वीडियो सामने आया है जिसमें जानकारी है कि क्रीमिया में पूरी तरह से ताकत रूसी सेना ने झोंक दी है और ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है, वो नुकसान जिसकी भरपाई आने वाले कई वर्षों तक यूक्रेन नहीं कर पाएगा। और देखिए तस्वीरों में ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यह अटैक किया गया और इस अटैक के जरिए यूक्रेन को नेस्त नाबूद करने की मंशा है। बिल्कुल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, मेरी सहयोगी प्रीति आपको बता रही थी कि किस तरह से यहां पर यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है इस हमले में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो आपको बताऊं, पूर्वी यूक्रेन से खबर आ रही है। हमारे पास लगातार खबरें आ रही हैं और ये खबर बता रही है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस और यूक्रेन की आर्मी के बीच भीषण जंग हुई है। ये वॉर ब्रेकिंग आपके सामने बस थोड़ी देर में आती हुई एक वॉर ब्रेकिंग तस्वीरों के साथ देखिए डोनबास, जहां पर इस वक्त बहुत भीषण जंग चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच। वहां रूस यूक्रेन की आर्मी कुछ इस तरह से आमने सामने आ गए। रूसी फौज ने BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल से हमला किया। रूसी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल से कैसे तबाही मचा रहा है रूस, ये देखिए। रूसी सेना को रोकने की कोशिश में यूक्रेन आर्मी। राजीव नयन जी, सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त इस बात को समझना होगा कि एक साल इस डूबते हुए सूरज के साथ ही वो दिन आ जाएगा जब इस युद्ध को एक साल पूरा हो जाएगा। इस पूरे एक साल में यूक्रेन और रूस ने क्या खोया, क्या पाया, ये सब हमने देखा, लेकिन दुनिया ने इस युद्ध से क्या सबक सीखा? देखिए, दुनिया ने इस युद्ध से यह सबक सीखा कि जो एक आम युद्ध जिसे कहा जाता है ट्रेडिशनल वॉरफेयर, वह समाप्त नहीं हुई है अभी भी। और अभी भी वह युग कायम है जिसमें कि लैंड वॉरफेयर जारी रहेगा, जहां एयर वॉरफेयर जारी रहेगा, जहां मिसाइल भी काफ़ी तेज़ी से लॉन्च किए जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं अपने दुश्मन के ऊपर। अभी भी साइबर वॉरफेयर आ चुका है, ड्रोन का एज भी आ चुका है। तो एक सम्मिलित सम्मिश्रित युद्ध के युग का शुरुआत हो चुकी है। यह किस रूप में आगे आने वाले समय में आएगी यह बताना तो अभी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन यह युग ठीक है। चलो आते हैं आपके पास। देखिए, हमारे साथ और भी कुछ गेस्ट हैं, उनके पास जाए, लेकिन जल्दी से कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं और फिर तुरंत अपने पैनल के पास आते हैं। और जैसा मैं करेक्ट कर दूं, हमारे साथ जनरल अता हसनैन भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन जरा ये खबरें देखिए, क्रेमेनिया पर कब्जे के लिए विध्वंसक जंग जारी है, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन डोनबास में क्या हो रहा है ये देखिए। डोनबास में रूसी फौज एक बार फिर आक्रामक हो गई है। डोनबास में पिन पॉइंट अटैक में यूक्रेन की आर्मी की पोस्ट तबाह कर दी गई है। डोनबास में रूसी फौज एक बार फिर आक्रामक हो गई। पिन पॉइंट अटैक में यूक्रेन की आर्मी की पोस्ट तबाह हो गई। रूसी सेना ने ड्रोन से लगाया सटीक लोकेशन का पता।
हॉवित्जर तोप से फायरिंग कर यूक्रेनी पोस्ट के पर खच्चे उड़ा दिए। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं डोनबास में कैसे रूसी फौज कहर बरपा रही है। और खबर तो यह भी है कि डोनबास में रशियन फौज को एज भी मिला है थोड़ा। और देखिए तस्वीरें डॉनबास से जो अभी मेरे सहयोगी गौरव दिखा रहे थे, उसके बाद एक और बड़ी खबर, वो खबर जो इस वक्त यूक्रेन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें अब मैं आपको ज़ेपोरिज़िया से दिखाने जा रही हूँ। ये वर्ल्ड ग्लोबल ब्रेकिंग, ज़ेपोरिज़िया में भी रूसी फौज का प्रचंड प्रहार हुआ है। मिसाइल अटैक में यूक्रेन आर्मी की पोस्ट तबाह हुई है। रूस ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से फायर किया है और यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और यही सबसे बड़ी बढ़त है रूस की कि जब वो ये दावे करता है कि यूक्रेन के बहुत सारे सैनिकों को वो मौत के घाट उतारा है, तो वो ये समझता है कि ग्लोबल सिनेरियो में वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता हुआ इन तस्वीरों के जरिए नजर आता है। जल्दी से आपकी स्क्रीन पर वो वॉर ब्रेकिंग लेकर आते हैं तस्वीरों के साथ। देखिए कि बाखमुत वो जगह है जहां पर बहुत भीषण लड़ाई चल रही है। डोनबास की हम बात कर रहे हैं, बाखमुत से आ रही इस खबर को देखिए। बाखमुत की जंग में भारी पड़ रही है रूस की सेना। वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, रूस के सैनिकों की ताबड़तोड़ गोलीबारी का वीडियो सामने आया है। जंगी मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं रूस के जवान। रूस का दावा, करीब 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ी है रूस की सेना। तो जो मैं अभी बाखमुत की बात कर रहा था, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ठीक है, और देखिए ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जल्दी से अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। एवीएम श्रीवास्तव, देखिए हम सुबह से इस बारे में बात कर रहे हैं और हम बात नफा नुकसान की कर रहे हैं, बात हिसाब की कर रहे हैं कि एक साल के बाद जब टेबल पर बैठे तो क्या मिला क्या नहीं मिला। लेकिन सर उससे आगे की बात करते हैं। ये एक साल के बाद यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा इस वॉर का? सर माइक। देखिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अगर कोई आप लड़ाई शुरू करते हैं तो शुरू तो आप कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। और दूसरा टेक अवे ये है कि लड़ाई सिर्फ ज़मीनी पर स्तर पर नहीं होगी, हवाई जहाज़ से नहीं होगी, समंदर से नहीं होगी, लड़ाई फाइनेंशियल सैंक्शंस के थ्रू होगी, लड़ाई आउटसोर्स भी होगी। इस लड़ाई में आप देख रहे हैं अपरोक्ष रूप से 50 देश शामिल हैं। एक तरीके से यूक्रेनियन वॉर हैज़ बीन आउटसोर्स्ड। ये पहली बार आपने देखा है। आउटसोर्स टू वेस्ट, आउटसोर्स टू वेस्ट, नाटो, ऑल देयर आर 50 कंट्रीज सपोर्टिंग दिस वॉर। Okay. और अगर इकोनॉमिक टर्म्स में आप देखें तो 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ टक्कर ले रही है। और इस वक्त अगर आप देखते हैं उस हिसाब से 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है 50 यानी कि ट्रिलियन की आप कह रहे इकोनॉमी हैं के कि साथ ये पूरा युद्ध जो है इस वक्त वो चींटी वर्सेस हाथी की तरह एक देखा तरीके से जाना हो गया चाहिए। है, बिल्कुल और सही। मेरे साथ मंजू जी भी हैं। मंजू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध को एक ऐसा मुल्क लड़ रहा है जो कुछ नहीं है रूस के सामने, लेकिन फिर भी अगर वो एक साल तक इस युद्ध को लड़कर आगे ले जाता है, और संभावना तमाम जो दूसरे देश जुड़ रहे हैं वो ये जता रहे हैं कि आने कई वर्षों तक यूक्रेन इसके साथ रहेगा, तो आपको क्या लगता है कि आने वाला भविष्य पूरी दुनिया के लिए क्या संकेत दे रहा है? अगर आप देखेंगे जैसे ये लड़ाई चलती जा रही है एक साल से और कोई भी नेगोशिएशन की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा है, बीच में किया था लेकिन इस वक्त एक साल कल पूरा हो जाएगा लेकिन कोई भी नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आने को तैयार है। और जैसे इन्होंने कहा कि ये जो वॉर है ये एक वॉर हो गई है और इकोनॉमिक टर्म्स की और बिहाइंड प्रॉक्सी वॉर भी हो गई है। और जो ठीक है मैम, और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नीप्रो नदी के आसपास। देखिए ये नीप्रो नदी, जिसको नीपर नदी भी कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है क्योंकि इसके एक तरफ यूक्रेन है, दूसरी तरफ रूस है, और उसी से जुड़ी एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपके सामने है ये ब्रेकिंग, नीप्रो नदी के पास रूस का बड़ा प्रहार। रूस का T-72 टैंक एक्शन में नजर आया है। यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोले दागे रूस ने इस टैंक से। नीप्रो नदी के पास रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अभी गौरव हमें बता रहे थे, नीप्रो नदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तो नीप्रो नदी के पास
रूस का ये बड़ा प्रहार हुआ है, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हैं वो वार पलटवार की समझ आती हैं, क्योंकि हर मुल्क इस वक्त जो इस युद्ध को देख रहा है बीते 1 वर्ष से, वो ये देख रहा है कि भले ही मुकाबला चींटी वर्सेस हाथी का हो, लेकिन हाथी को पलटवार में जवाब जो कमी है वो कहीं से नजर नहीं आ रही है यूक्रेन की तरफ से। और इसी बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन आर्मी ने रूस का T-72 उड़ा दिया है। ड्रोन ने बम गिराकर रूसी टैंक को तबाह किया है और धू-धू कर जलता दिख रहा है रूस का T-72 टैंक, वो टैंक जो रूस की सबसे बड़ी ताकत का एक परिचय देता है। लेकिन उसकी तस्वीरें इस वक्त देखिए जो यूक्रेन की तरफ से ये जारी की गई हैं, जो बताती हैं कि एक बार फिर से रूस इस पूरे मुकाबले में भले ही बहुत पूरी ताकत के साथ लड़ जाना चाह रहा है, भिड़ जाना चाह रहा है, लेकिन यूक्रेन उसे जवाब देने में पीछे नहीं है। वॉर ब्रेकिंग आपके सामने लेकर आते हैं, एक ऐसा देश जो ज्यादा जो सुर्खियों में नहीं आया इस वॉर को लेकर, लेकिन अब वो यूक्रेन को कैसे मदद दे रहा है इस वॉर ब्रेकिंग के थ्रू। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में यूक्रेनी जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। ऑटोमेटिक हथियारों से ट्रेनिंग लेते दिखे हैं ये जवान। यूक्रेन की आर्मी स्पेशल कॉम्बैट ऑपरेशन की ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में ले रही है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन आर्मी यूक्रेनी जवानों को ये ट्रेनिंग दे रही है और उसके आपको विजुअल्स भी दिखाते हैं, उसकी तस्वीरें भी हैं। तस्वीरें देखिए आपके सामने आ रही हैं बस थोड़ी देर में, कैसे यूक्रेन के जवान अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। पोलैंड में थे, अमेरिका में थे, जर्मनी में थे, लेकिन अब वो ऑस्ट्रेलिया में कैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, कैसे उनको कॉम्बैट ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि दुनिया के कई सारे देश इस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं और इनके साथ। बिल्कुल ब्रजेश मिश्रा जी फ्रांस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा जी, सबसे इंपॉर्टेंट है उन तमाम देशों की नजर जो इस पूरे युद्ध को एक अलग नजरिया पेश करती हैं, चाहे वो यूक्रेन के साथ खड़े मुल्क हो या फिर रूस के साथ खड़े देश। ऐसे में फ्रांस को लेकर एक ग्लोबल रिपोर्ट आपके नजरिए में क्या कहती है इस युद्ध को लेकर? धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। या देखिए, जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था 1 साल पहले, तो उस समय लग रहा था कि ये वॉर हार्डली 1 मंथ या 10 डेज में ख़त्म हो जाएगा, ओके। और बट ऐसा हुआ नहीं। उस समय ये वॉर एलिफेंट वर्सेस एंड का था, अब ये वॉर एलिफेंट वर्सेस एलिफेंट हो गया है, ठीक है। यूक्रेन को जितने भी यूरोपियन यूनियंस हैं एंड अदर देन यूरोपियन, दे आर सपोर्टिंग वेरी वेल। वो बैकअप से उनको आर्टरी दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं एंड फाइटर जेट दे रहे, बहुत सारी चीज़ सपोर्ट हो रही है, तो इसलिए वॉर पूरा आगे निकल गया। सेकेंड थिंग, फ्रांस भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को अभी इस टाइम पे, लास्ट 1 मंथ से। अभी जो यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड किया गया था कि नोटो के जितने भी कंट्री हैं, दे आर गोइंग टू सपोर्ट टू द यूक्रेन। बट द प्रॉब्लम इज एवरीबडी सपोर्टिंग बाय द वेपन्स, कोई फिजिकल आर्मी सपोर्ट नहीं हो रहा है। इसलिए यूक्रेन, रशिया के पास एज है ऑलरेडी इसका, यूक्रेन यहाँ पे मात खा रहा है क्योंकि उनके पास आर्टरी है, बट दे डोंट हैव द आर्मी टू फाइट टू द रशिया, ठीक है। एंड एक मेजर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था उस समय हुआ था कि जो यूरोप में जो क्रूड ऑयल्स आएंगे या गैस आएंगे उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, तो मैट बी यूरोप इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय समथिंग लाइक दैट, ओके। बट ऐसा हुआ नहीं। रशिया को नए कस्टमर्स मिल गए और यूरोप को नया डेस्टिनेशन मिल गया। जैसे कि अभी फ्रांस है, फ्रांस के बहुत सारे डिपो उन्होंने क्रिएट किया गैस को लेकर के। या मैं आपकी बात जो ब्रजेश जी वो समझ रहा हूं, और आप कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बहुत सारी आशंकाएं जताई गई थी वो आशंकाएं बहुत सारी इसमें गलत भी साबित हुई हैं। मैं जल्दी से कुछ खबरें दिखाऊं, लेकिन जनरल मेस्टन इस वक्त मेरे साथ हैं और जनरल मेस्टन के साथ एक बड़ी खास याद जुड़ी हुई है जगह की। सर, इफ यू रिमेंबर, हमने एक शो किया था कुछ जब ये वॉर शुरू हुई थी इसी जगह से, और हम जब बात कर रहे थे तब से सर, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ गंगा में बहुत पानी बह चुका है, वहां नीपर में बहुत पानी बह चुका है। सर, क्या ये माने जो ऑस्ट्रेलिया से विजुअल्स आ रहे हैं, ये केवल ऑस्ट्रेलिया के विजुअल्स नहीं है, ये बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर के विजुअल्स हैं, और ये बताते हैं कि कैसे यूक्रेन और इस रूस की वॉर ने इस वर्ल्ड को कैसे रीशेप करना शुरू कर दिया है? गौरव, ये जो आपने सवाल उठाया है, बदलता हुआ इंटरनेशनल ऑर्डर है। देखिए, अफगानिस्तान में जब मैं था, मैंने उधर भी देखा, तकरीबन जब 3 साल के लिए था, वहाँ पर 52 देश लड़ रहे थे 20 साल के लिए अंडर अमेरिकन लीडरशिप, जिसको इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स बोला जाता था। तो ये हुआ है, और उस समय भी देश जैसे कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये कुछ देश तो एशियन से देश भी थे जैसे साउथ कोरिया, ये सब, जापान भी था, ये सब वहाँ पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स लड़ रहे थे जी। तो इससे सबक ये मिलता है कि ये इस प्रकार की जो भविष्य में भी लड़ाई होंगी,
कल अगर हिंदुस्तान की भी लड़ाई होती है किसी देश के साथ, तो अभी जैसे क्वाड बना है जी। तो इस प्रकार ये कोalitions बनेंगे और ये बदलते ऑर्डर में कोalitions होंगे। ठीक है। अब जैसे रशिया भी, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, ठीक है। और अब हो सकता है चाइना भी उनका सपोर्ट दे। एक और बड़ी खबर आ रही है पुतिन के संदेश से जुड़ी हुई, वो संदेश जो पश्चिम देशों को डरा रहा है, वो संदेश जो बता रहा है कि किस तरह से आने वाले वक्त में अब आसमान और जमीन के हथियारों से नहीं बल्कि न्यूक्लियर वेपन से अब ये युद्ध होने जा रहा है। पुतिन के न्यूक्लियर संदेश से पश्चिम देशों में हड़कंप है। परमाणु जखीरे को और बढ़ाने का पुतिन का प्रण है। पहले से ज्यादा घातक परमाणु हथियार बनाएगा रूस, ये दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है, जिसको लेकर पश्चिम देशों में डर है। परमाणु वॉरहेड की संख्या डबल करने के मूड में व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पश्चिम देशों में बहुत ज्यादा डर बस रहा है। और वजह साफ है, भले ही एक तरफ रूस अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पश्चिमी देशों के साथ तो खड़ा है, लेकिन वो कब तक, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ी खबर है, स्टार्ट संधि तोड़ने के बाद न्यूक्लियर एक्शन में दिख रहे हैं पुतिन। कैसे ये वॉर ब्रेकिंग आपके सामने आएगी तो पता चलेगा कि कैसे 32 साल बाद वो साइट खोल दी गई जिस पर परमाणु परीक्षण करता रहा रूस। वॉर ब्रेकिंग, स्टार्ट संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिड्यूसल ट्रीटी, देखिए कैसे यहां पर उससे निकला है पुतिन, रूस बाहर, और 32 साल के बाद परमाणु परीक्षण की वो जो साइट है वो खोली गई है। टेस्ट साइट को परीक्षण के लिए तैयार करने का आदेश दिया गया है। फैसले के बाद दुनिया में एटमी वॉर की आशंका बढ़ गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त इसी से जुड़ी हुई। नयन जी, एक बात बार बार कह रहे हैं कि जब ये ब्रेकिंग चल रही थी तो इस पर मैं अपने व्यू पॉइंट्स को रखना चाहती हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं सीधे नयन जी के पास जाती हूँ। नयन जी, स्टार्ट संधि खत्म हुई और उसके बाद पुतिन का जो रिएक्शन था उस पर आपका कमेंट। शब्दों में कहा है कि जब तक पाश्चात्य देश टेस्ट करना शुरू नहीं करेंगे वो टेस्ट नहीं करेंगे, पहली बात। जहाँ तक दूसरी बात आई वॉरहेड बनाने की, उस पर देखिए यहाँ पर जो स्टार्ट ट्रीटी के अंदर 1500 वॉरहेड्स डिप्लॉयड हैं। वर्ड है डिप्लॉयड, मतलब युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वॉरहेड्स हैं जो नॉट डिप्लॉयड है, मतलब स्टोरेज में रखे हुए हैं। उन्होंने इस बात को भी बताया है कि नहीं, उससे भी डिप्लॉयमेंट स्टेज में नहीं लाएंगे। और उन्होंने एक तरह से विड्रॉ नहीं किया है, सस्पेंड किया है। उसका क्या मायने रहेगा? उसका मायने यही रहेगा कि कोई भी इंस्पेक्टर्स जो कि कोरोना काल से जो नहीं गया है, इंस्पेक्शन दोनों साइड से नहीं हुआ है, अभी तक 25,000 से ऊपर नोटिफिकेशन नहीं। लेकिन सर सॉरी, मैं आपको बीच में रहा हूं। एवं श्रीवास्तव, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, सस्पेंशन का मतलब यही है ना कि रूस ये बताना चाहता है कि कल को मुझे मजबूर कर दिया गया तो मैं परमाणु हमला करूंगा और अमेरिका को अब कोई जानकारी नहीं दूंगा कि मेरे यहाँ क्या, हम यहाँ परमाणु हथियारों के प्रोडक्शन से। अगर गौरव आप मुझे मौका दें तो मैं इसको लिंक करना चाहूंगा। एक और संधि थी, उसका नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। उसका क्या मतलब था कि जितने भी इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइल्स थी, न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। उसको एक तरफा अमेरिका ने खारिज कर दिया। उसका फ़ायदा क्या हुआ अमेरिका को? अगर आप देखिए, इसको मैं कहता हूँ ल्योर काइंड ऑफ ल्योर, मतलब ल्योर मीन अमेरिका ने ल्योर किया रशिया को कि आप हमारे साथ संधि कीजिए, हम आपका एक रेंज ख़त्म करते हैं। उस रेंज को ख़त्म करने से जो यूरोपियन थ्रेट था वो बहुत ज़्यादा कुछ हद तक सीमित हो गया, क्योंकि लैंड फोर्सेस जितनी भी न्यूक्लियर साइलोज में थे वो इंटरमीडिएट रेंज के ख़त्म हो गए। अब सी बोर्न और एयर बोर्न रह गए जो कि आसानी से आइडेंटिफाई किया सकते हैं। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखिए तो अब जो वो करना चाहते हैं स्टार्ट 2 को, जो न्यू स्टार्ट 2 कहलाती है, उसको खारिज करके वो कहते हैं हम न्यूक्लियर फोर्सेस को वापस लाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त न्यूक्लियर फोर्स को लेकर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज। किस तरह से अब ये पूरा जो युद्ध है वो न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले करने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किस तरह से बहुत जल्द इस युद्ध में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका को जल्द बड़ी न्यूक्लियर चुनौती देने वाले हैं पुतिन। इसकी वजह क्या है? पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स की पावर और ज्यादा बढ़ाने का आदेश दे दिया है और पश्चिमी देशों के रवैये से वो पहले से ही नाराज चल रहे थे। और जिस तरह से जो बाइडेन का संदेश सामने आया उसके बाद ये गुस्सा अपने चरम पर है। न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट मोड में रहने को ऑर्डर पुतिन की तरफ से दे दिया गया है। बिल्कुल, तो देखिए इसी से जुड़ी कुछ जानकारियां आपको मैं दे दूं जल्दी से। देखिए यहाँ पर जो पुतिन का घातक एटमी प्लान है उससे जुड़े कुछ आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा पुतिन का यह प्लान कितना घातक है और पुतिन क्या प्लान कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर पुतिन की क्या तैयारी है, क्योंकि ये जो ग्राफिक्स है वो आपको बताएंगे कि किस तरह से पुतिन यहाँ पर क्या प्लान कर रहे हैं। रूस ने KH-101
जल्दी से पीसीआर वो दिखाइए ग्राफिक्स। फिर अपने एक और खास मेहमान फिलिप क्राउदर एपीटीएन नेटवर्क से हमें यूक्रेन से ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे उनके पास जाएंगे। लेकिन पहले ये देखिए, रूस ने KH-101 मिसाइल को अपग्रेड किया है। KH-101 की तर्ज पर ही KH-102 वेरिएंट भी बनाया है। ग्राफिक्स लेकर आते हैं पीसीआर जल्दी से। KH-101 क्रूज मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है। और चलिए ये हम बात करते रहेंगे, ये ग्राफिक्स आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलिप क्राउदर एपीटीएन नेटवर्क से यूक्रेन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फिलिप, very warm welcome to TV9. Philip, 1 year of this war is almost completed. So I just want to know what is your analysis of this war and what have you seen so far? Yeah, well, things have come a long way, haven't they, since 1 year ago, when most experts and indeed most heads of government and heads of state, including the administration in Washington, believed that this was a government that could fall within just a few days. Now it is standing strong, and indeed it believes and started believing at the start of Russia's invasion of Ukraine that it could actually win this war against the much mightier, on paper at least, neighbor in Moscow. Now this has become a very stoic population, a very optimistic one as well sometimes, that it can win this war. But it has had to get used to a new reality, of course, as well, of constant air raid sirens and of brutal battles on a very, very large front line between Ukraine and Russian and Russian. What have you seen so far? What the Washington believes, is it happening? Other parts as well. Philip, are you getting our voice? My question is to you, where did Ukraine stand a year ago before and the war started? Where it is standing now? And is Ukraine standing more strongly against Russia, or it is getting weaker by passing day? No, Ukraine would believe right now that it has the support of a very strong coalition, a US and Western-backed coalition of NATO member countries, but others as well, that more than anything is bringing Ukraine the military aid that it needs right now, and that changes every week on the battlefield, and that has given Ukraine what it needed on the battlefield, at least to push back some of the Russian advances from the start of its invasion of Ukraine. There have been many military victories on the battlefield for Ukraine, many military defeats for Russia as well, something that you might not have been able to envisage a year ago. So Ukraine right now believes that it has a lot of strong support, and that of course was symbolized in part by President Biden's visit here to Kiev a few days ago, and also from his speech in Warsaw as well. This is a country that believes it has a lot of support, though not from the entire world, of course. One example being, of course, that Russian President Vladimir Putin met with China's top diplomat in Moscow only yesterday. Yeah, Wang Yi. You are mentioning Wang Yi. So मैं आप अपने दर्शकों के लिए बता दूं, ये फिलिप क्राउदर हैं, एपीटीएन नेटवर्क के सीनियर जर्नलिस्ट जो इस वक्त यूक्रेन में हैं, और वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को लगता है कि नेटो की मदद से उनकी जीत होगी। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो मदद इस वक्त यूक्रेन की है वो मिलिट्री एड है, जो यूक्रेन को दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, नेटो की तरफ से। और बाइडेन का कीव आना ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट थी, और ये बड़ी उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज थी, जिससे यूक्रेन का मनोबल बढ़ा हुआ है। बट फिलिप, आई जस्ट वांट टू नो दैट let's talk about the new world order which is reshaping between this war, during this war. What do you think? Is the war will decide new world order, like a group with America and another group with Russia in this China is there also, be it west or east? Is the new world order is shaping? Well, it feels a little bit like that at times, with the coalitions and the diplomatic friendships that are building right now, with more than anything that what we're seeing as first signs, at least according to the US intelligence services, of China being interested at least in possibly helping to arm Russia. That would really complicate this conflict quite considerably. But essentially what we're seeing here in this war between Ukraine and Russia is maybe the war that
we believed we'd been able to not have during the Cold War, a confrontation between a Western-backed country in Ukraine and the mighty Russian neighbor on the other side. That is why it was such a shock when this first began. Of course, there were many people who didn't believe that Russia was going to go for a full-scale attempt to invade Ukraine. It was a shock to many people here and to most experts around the world almost exactly 1 year ago now. And now it is almost a new reality that people have to become used to, not here in Ukraine, but all around the world. Philip, one another question to you सॉरी प्रीति, एक बार हमें अपने दर्शकों को बता देना चाहिए कि क्या कह रहे हैं जो हमारे हिंदी के दर्शक हैं। तो जैसा कि ये कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं कि किसी ने भरोसा नहीं किया था कि फुल स्केल वॉर करेगा रशिया, लेकिन वो हुआ। और केवल ये इसका असर यूक्रेन पे नहीं पूरी दुनिया पर है, और ये कहीं ना कहीं बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर का एक यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसको वहां देख रहे हैं। जी प्रीति। Philip, we have few journalism students around us right now when we are doing this show. Our question is to you that where did you report from the war ground from the Ukraine? Because right now you are in Kyiv. And what was your viewpoint about this particular war? Because it's a war that these students are watching in their era. Yeah, well, those of us who are in cities like Kyiv, the capital city that feels pretty safe at least right now, or in the west of the country, are particularly grateful, of course, to our colleagues who do make the trips to the front lines repeatedly. In the Donbass region in eastern Ukraine, where there is brutal fighting right now more than anywhere around the city of Bakhmut. That has been going on for months now, and the only reason we know about this, of course, and we see those images is because of the bravery of our colleagues who go there again and again. And this is a very long front line in the southeast as well, and of course in the past year around the city of Kharkiv, and of course this city, the capital city, was also a front line, with Russian forces coming awfully close to the center of this city itself, of the capital city, Kyiv. So this is reporting that is absolutely invaluable to those of us who are lucky enough in a way to be in places that are deemed relatively safe right now. The reality of this capital city right now is that there are air raid sirens here almost on a daily basis. There is the risk of missile attacks, but there have not been any significant ones over the last few days. There is a little bit of trepidation here, though, of course, with the anniversary of Russia's large-scale invasion coming tomorrow in just under a day, that there could be something coming from Russia, coming from Russian President Vladimir Putin to mark this anniversary, maybe a large-scale missile assault, but we do know that Kyiv, for example, has very strong air defenses right now that most people here would tell you that they believe are keeping them safe. ओके फिलिप, स्टे विद अस। तो फिलिप ये कह रहे हैं कि यहाँ चाहे बाखमुत की बात कर लें, खार्किव की बात कर लें, या कैपिटल सिटी कीव की बात कर लें, ये अपने आप में एक फ्रंट लाइन था जब रूस ने बड़े हमले किए यहाँ पर, और जिस तरह का वो अनुभव वो शेयर कर रहे थे हमारे साथ। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने चीन को एक बड़ी धमकी दे दी है। फिलिप से इस बारे में भी पूछेंगे, लेकिन पहले एक खबर देखिए, रूस को हथियार दिए गए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये पेंटागन, अमेरिका का जो रक्षा मुख्यालय है, वो ये कह रहा है किसी भी तरह के आर्म्स पैक्ट पर नजर, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की कोशिश में है मॉस्को। ये कहा है मॉस्को और बीजिंग, ये कहा है पेंटागन ने। तो अमेरिका वर्सेस चीन हमने देखा था ताइवान के बहाने, लेकिन रूस के बहाने भी अब अमेरिका वर्सेस चीन हो रहा है, और ये दिख रहा है। चलिए इस बारे में आपको कुछ और जानकारी देते हैं। रूस और चीन की नजदीकी किस तरह से सामने आ रही है और कैसे अमेरिका वर्सेस चीन हो रहा है, ये देखिए आप। देखिए, रूस और चीन की नजदीकी अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि दोनों बड़े ताकतवर हैं, इनकी सेना की बड़ी ताकतवर है। इसके अलावा चीन और रूस मिलकर अमेरिका का दबदबा खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका किसी भी कीमत पर चीन रूस की दोस्ती नहीं चाहता। रूस को चीन ने हथियार दिए तो यूक्रेन के मंसूबों पर पानी फिर सकता है, और चीन को अमेरिका की चेतावनी बेहद विस्फोटक साबित हो सकती है। चलिए फिलिप के पास चलते हैं। फिलिप, सो व्हाट अबाउट चाइना? What sort of role China is playing in this war, and what do you think is will China come on front foot and will help Russia in this war, be it military, be it anything?
Well, those are some of the indications, at least, that the United States says it has from its intelligence services, that China is at least thinking about, looking at potentially sending weapons to Russia. That would complicate this conflict very, very significantly indeed. China's role so far in this last year has been essentially of remaining somewhat neutral, trying to remain on the sidelines, always giving the impression that it would be ready to jump in as a potential mediator between Russia and Ukraine. And indeed, China's top diplomat at the Munich Security Conference did announce that China was going to present, on the day of the anniversary of Russia's invasion of Ukraine, that's tomorrow, that it would present its peace plan, something that Ukraine has not rejected at this point, but there isn't much interest right now from either side as they battle each other ferociously on the front lines. There is no interest from either Ukraine or Russia for any real peace talk. Be with us. बाइडन के कीव से संबंधित जब वो दौरा करके आए हैं, उसके बाद उनकी बहुत बड़े स्टेटमेंट के तौर पर इस ब्रेकिंग न्यूज को समझा और देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो बाइडन जो जब यूक्रेन में थे, जब वो पोलैंड में थे, उनकी जुबान और अब उनकी जो खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज में वो ये कि बाइडन के कीव से लौटते ही अमेरिका का यू टर्न सामने आ गया है। यूक्रेन को समर्थन अंतहीन नहीं है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है सैन्य सहायता पर यूएस प्रशासन की यूक्रेन को चेतावनी है और यूक्रेन को सैन्य सहायता की लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी, यानी कि साफ संकेत अमेरिका की तरफ से। और ये बड़ी खबर इस वक्त बहुत बड़े वर्ल्ड ऑर्डर को बदलाव के तौर पर देखी जानी चाहिए या नहीं, ये एक और बड़ी खबर आ रही है गौरव। बिल्कुल, तो देखिए हम बात बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की कर रहे हैं, बदलते इस वर्ल्ड ऑर्डर में बात कर रहे हैं चाइना की, मैम, क्योंकि आप डिप्लोमेसी समझती हैं और इस वॉर ने डिप्लोमेसी का एक नया यहाँ पर भारत की ताकत दिखाई है कि भारत ने कैसे डिप्लोमेसी दुनिया को दिखाया है कि डिप्लोमेसी का दम क्या होता है। जहाँ रूस भी भारत को समझता है और अमेरिका भी भारत को मानता है कि वो इतना भारत उनके अगेंस्ट नहीं जा रहा है। मुझे ये बताइए मैम, चाइना किस तरह आपको दिखता है? जैसा मैंने फिलिप से भी पूछा, क्या चाइना अब और ज्यादा अग्रेसिवली आएगा जो अमेरिका कह रहा है, जो अमेरिका चेतावनी दे रहा है? और अगर ये होता है तो इंडिया के इंटरेस्ट में ये किधर दिखती हैं? अगर चाइना रूस के साथ जुड़ जाता है और यूएस की चेतावनी को नहीं कोई भी मायने देता है, तो इंडिया के लिए भी ये एक संदेश होगा और मुश्किलें आ सकती हैं आगे, क्योंकि हम देख ही रहे हैं उनका कैसा रवैया है अलोंग द एलएसी। और इंडिया के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी अगर रूस और चीन जुड़ जाते हैं, चाहे वॉर के लिए चाहे किसी चीज़ के लिए भी अगर जुड़ते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मानते हैं कि रूस हमारा एक ओल्ड फ्रेंड है। बिल्कुल। और अगर ये जुड़ जाते हैं चीन के साथ तो ये हमारे लिए इतनी अच्छी खबर नहीं रहेगी। और ये जो आपने जैसे कहा एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है वर्ल्ड में, और चीन चाहता है कि उनको भी एक सर्टेन स्टैचर मिले यूएस के मुकाबले, क्योंकि इस वक्त जो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, हर देश इस बात पर जोर दे रहा है कि कैसे वो सुपर पावर बने। लेकिन सर, ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अमेरिका, अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई कि जैसे ही बाइडन वापस लौटते हैं उनका यू टर्न सामने आ जाता है और वो कहते हैं कि सपोर्ट अंतहीन नहीं है। जब यूक्रेन में थे, पोलैंड में थे, तब की भाषा और लौटने के बाद की भाषा का बदलाव, क्या मैसेज है? लंबे समय तक नहीं चल सकता है। किसी भी देश की आप लड़ाई देखिए, एक समय आता है। अफगानिस्तान में देखिए इन्होंने कैसे फाइनली अमेरिकन फोर्सेस रिट्रीट हुए थे 20 साल के बाद। तो उनका मैसेज ये है कि अभी यूक्रेन को, खासकर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को रियलिस्टिक डिमांड्स देने पड़ेंगे। जैसे उन्होंने बोला था 300 टैंक्स चाहिए, लेकिन अभी शायद उनको मैक्सिमम 80 टैंक्स मिलेंगे ये कोएलिशन से। तो कहने का मतलब ये है सपोर्ट रहेगा। दूसरा, इससे एक और सारांश ये निकलता है कि शायद लड़ाई ख़त्म होने के भी चांसेस हैं। ये देखिए कुछ बहुत मैसेजिंग होती है। और जहाँ तक चाइना का सवाल है, अगर मैं इंटरजेक्ट कर दूँ, देखिए चाइना आज की तारीख में अपने को सुपर पावर रोल में सोचता है अमेरिका के बरखिलाफ, नंबर 1 पावर टू कंटेस्ट अमेरिका। और हम अपनी ये कवरेज लगातार जारी रखेंगे, आज ही नहीं कल भी आपके लिए TV9 भारतवर्ष ये स्पेशल कवरेज जारी रखेगा। आज भी हमारे आगे के जो कार्यक्रम है उसमें हम बताते रहेंगे, मनीष के पास जाते रहेंगे और बात करते रहेंगे। एक जोरदार तालियां हमारे तमाम मेहमानों के लिए।